हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर, थ्योरी ऑफ कॉलम फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वेरी सिंपल, वेरी छोटा सा चैप्टर। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था यूलर्स थ्योरी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, उसके एजम्पशंस को देखा, उसको फाइनली डिराइव कर दिया, इफेक्टिव लेंथ, है ना, सब कुछ हमने देखा और उसका फॉर्मूला को अच्छे से डिटेल में समझा कि फॉर्मूला कहता क्या है। तो ये फॉर्मूला मेरा निकला था PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम बाई L इफेक्टिव स्क्वायर। मतलब ये PCR क्या है? क्रिटिकल लोड में कितना अप्लाई करूंगा, क्रिटिकल लोड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो ये हो गया क्रिटिकल लोडिंग का फॉर्मूला। अब यहां से आगे अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बोला था, मैं स्लेंडरनेस रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा इस वाले फॉर्मूला में, और फिर इफेक्टिव या फिर क्रिटिकल स्ट्रेसेस के वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज स्लेंडरनेस रेशियो? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ग्रीक अल्फाबेट लंबडा। ओके, it is equal to effective length of column divided by least radius of gyration। मतलब lambda equal to L effective by R minimum। अब ये जो lambda equal to L effective by R minimum मैंने लिखा है बच्चों, ठीक है, it is nothing but it is lambda max। ओके, it is lambda max। अभी चलिए इसको निकाल के जरा देखते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। तो लेट्स सपोज कि अपने पास एक कॉलम है बच्चा लोग, एक कॉलम है विच इज सिंपली सपोर्टेड, दोनों बगल हिंज सपोर्ट है। इस कॉलम का लेंथ है L, इस कॉलम का लेंथ है L। लेंथ L जो है मतलब ये दो सपोर्ट के बीच का लेंथ है, तो इसको L अनसपोर्टेड लेंथ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या होगा? L इफेक्टिव इक्वल टू K टाइम्स L अनसपोर्टेड। हाँ, तो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर फॉर दिस टाइप ऑफ कॉलम, मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में सब कुछ बताया, फॉर डिफरेंट कंडीशंस बताए, दो तरह के इफेक्टिव लेंथ बताए थे, थ्योरेटिकल एंड कौन सा रिकमेंडेड वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू L अनसपोर्टेड। सो जो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ होगा वो यही L अनसपोर्टेड लेंथ होगा क्या। सो लेट्स सपोज इस पे एक लोड लगाया आपने P। ओके, अब इस कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो मान लो रेक्टेंगुलर था। दिस इज योर B एंड दिस इज योर D। इसका दो एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस। सो चलिए हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं। Ix क्या होगा? BD क्यूब बाई 12। Iyy क्या होगा? DB क्यूब बाई 12। ठीक है, अब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को याद करो, मैंने वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि किस एक्सिस के अबाउट मेरा कॉलम जो है ये बकल होगा, किस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले बकल होगा। तो उस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले बकल होगा जिस एक्सिस के अबाउट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कम होगी, जिस एक्सिस के अबाउट स्ट्रेंथ कम होगी, बकलिंग स्ट्रेंथ कम होगी। बकलिंग स्ट्रेंथ हम किसके टर्म्स में देखेंगे? हम देखेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालने के बाद। जिस एक्सिस के अबाउट मेरा I का वैल्यू कम होगा, ठीक है, बकलिंग उसी एक्सिस के अबाउट पहले होगा अंडर दिस लोड P, और उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो हम P का वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी योर क्रिटिकल लोड। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं Ixx और Iyy के बीच में, तो बकलिंग स्ट्रेंथ किस एक्सिस के अबाउट कम है? जिस एक्सिस के अबाउट I कम होगा। तो Iyy क्या Ixx से कम है ना? सो बकलिंग इस क्रॉस सेक्शन का अगर बकलिंग होगा, बकलिंग विल अकर अबाउट YY एक्सिस। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये समझ गए क्यों? उसके अबाउट बकलिंग स्ट्रेंथ कम है। अब मैं बात करता हूं
लैम्डा का, तो लैम्डा का जो वैल्यू है इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, ये मेरा लैम्डा का एक्चुअल फॉर्मूला है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आर मिनिमम मैं कंसिडर क्यों करूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस आर मिनिमम, ठीक है। सो इसको कंसिडर करने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल मान लेते हैं कि लैम्डा का जो मेरा डेफिनेशन है इट इज ओनली एल इफेक्टिव बाई आर, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ओके। तो एल इफेक्टिव बाई आर, तो जैसा कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला कॉलम का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें आपको दो एक्सिस है, दोनों एक्सिस के अबाउट अपने सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालिए, आई एक्सेस एंड आई वाई वाई। अब आर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए और हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट है आई इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आर का वैल्यू को निकाल लेंगे क्या, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एक्सिस थी, एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस, क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट, ए का वैल्यू कितना होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, बी इंटू डी, ये तो कांस्टेंट। तो आर का वैल्यू डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों यहाँ पे अलग निकलेगा फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो चलिए आर का वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। सो अगर मैं आर एक्स एक्स निकालूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर आई एक्स एक्स बाई ए। सिमिलरली अगर मैं निकालू आर वाई वाई तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर आई वाई वाई बाई ए। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए बात, रिलेशनशिप कि आई एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आई वाई वाई, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा लोग, मेरे को ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि आर एक्स एक्स विल बी ग्रेटर देन आर वाई वाई, ठीक है, आर एक्स एक्स विल बी ग्रेटर देन आर वाई वाई। सो लैम्डा अलोंग एक्स एक्सिस चलिए मैं निकालता हूं, तो मैं क्या एल इफेक्टिव भी तो मेरा कांस्टेंट उस कॉलम के लिए, तो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई, अभी 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 जो मैंने डायग्राम लिया है सुनना, इसमें मैंने ये सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड कॉलम को कंसिडर किया है। सो इस कॉलम के लिए एल इफेक्टिव अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू एल इफेक्टिव अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू एल है, ठीक है। देखिए ये भी होता है कभी कभी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेम कॉलम में भी डिफरेंट अलोंग डिफरेंट एक्सिस, ओके। इस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा इसी वीडियो लेक्चर में, ओके, कि कैसे इफेक्टिव लेंथ फॉर सेम कॉलम इज डिफरेंट अलोंग डिफरेंट एक्सिस। पूरा विजुअलाइजेशन के साथ, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन गेट में आ जाते हैं, छोटा सा 1 नंबर का, या फिर ईएससी में आ जाता है कि इसका इफेक्टिव लेंथ बताइए, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे निकाले, कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ, ये इन सब चीजों को ऐसे मैंने डिस्कस कर रखा है आरसीसी के और स्टील के वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में, चूंकि ये नए सीरीज से वीडियो लेक्चर बन रहा है तो थोड़ा और एडवांस टाइप में आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को एक्वायर कर लो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इस एनालिसिस के लिए जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, इस एनालिसिस के लिए ये मान के चलो कि इस कॉलम के लिए इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ, क्योंकि ये हिंज थी, मतलब ठीक है, दोनों एंड पे हिंज सपोर्ट है। तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट, सो लैम्डा अलोंग एक्स एक्सिस निकालूंगा तो एल इफेक्टिव, ठीक है, या फिर ऐसे लिखता हूँ, हाँ, एल इफेक्टिव अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई आर एक्स एक्स, ठीक है। उसी तरह से लैम्डा अलोंग वाई एक्सिस निकालूंगा तो एल इफेक्टिव अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई आर वाई वाई। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो लैम्डा एक्स इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर एक्स एक्स, लैम्डा वाई इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर वाई वाई। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों लैम्डा में से, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। तो देखिए हमने अभी अभी देखा था कि आर वाई वाई इज लेस देन आर एक्स एक्स की नहीं, मतलब आर एक्स एक्स का वैल्यू बड़ा था, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि लैम्डा एक्स विल बी लेस देन लैम्डा वाई की नहीं, समझे क्या, लैम्डा एक्स विल बी लेस देन लैम्डा वाई की नहीं। अब देखो डिजाइन कॉन्सेप्ट याद करो, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, तो वहां पर जब मैंने आपसे डिजाइन करवाया था, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो का कॉन्सेप्ट को यूज किया था, तो
मैंने ये एक टेबल दिखाया था वहां पे और ये कॉन्सेप्ट एक समझाया था कि स्लेंडरनेस रेशियो जो है, स्लेंडरनेस रेशियो जो है, ठीक है, लैम्डा का जो वैल्यू है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिसिबल डिजाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन. It is inversely proportional to value of permissible design stress of member in compression. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पे समझाया था. सो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लैम्डा का वैल्यू जो है, लैम्डा का जो वैल्यू है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/σc. ठीक है, तो देखिए 1/σc मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा का अगर वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिखता हूं बगल में, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है फॉर मेंबर विल बी लेस. इफ लैम्डा इज लेस देन डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है फॉर मेंबर सिग्मा सी विल बी ग्रेटर कि नहीं. ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट को इस वाले कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करिए. अभी जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पे मैंने देखा कि एक ही मेरा क्रॉस सेक्शन तो एक ही था, ठीक है, ये कॉलम भी मेरा एक ही है, इसी कॉलम का ये क्रॉस सेक्शन है, लेकिन यहां पर दो डिफरेंट एक्सिस थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. इन दोनों एक्सिस के अबाउट मैंने लैम्डा को निकाला, इन दोनों एक्सिस के अबाउट मैंने लैम्डा निकाला. तो दोनों एक्सिस के अबाउट जो लैम्डा का वैल्यू ये डिफरेंट आया, किसी एक्सिस के अबाउट कम आया, किसी एक्सिस के अबाउट ज्यादा आया. सो जिस एक्सिस के अबाउट मेरा लैम्डा का वैल्यू कम आया, वो किस एक्सिस के अबाउट लैम्डा का वैल्यू कम आया, यहीं पे देख लो, यहाँ पे देख लो, लैम्डा का वैल्यू मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट मेरा लैम्डा का वैल्यू कम आया, स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू एक्स एक्सिस के अबाउट कम आया. और मैंने यहाँ पे इससे जस्ट पहले एक कॉन्सेप्ट भी प्रूव कर दिया कि एक्स एक्सिस के अबाउट मेरा कॉलम का बकलिंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छा है. सो एक्स एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे लॉजिक लगाओ, अब ये वाला लॉजिक लगाओ, जिस एक्सिस के अबाउट लैम्डा का वैल्यू कम आएगा उसके अबाउट डिजाइन परमिसिबल डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज्यादा है ना. सो क्रिटिकल लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, क्रिटिकल लैम्डा का वैल्यू मतलब किस लैम्डा के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में डिजाइन करूंगा हमेशा, या फिर किस लैम्डा के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में क्रिटिकल लोड निकालने का कोशिश करूंगा. हमेशा मैं मैक्सिमम वाला कंसीडर करूंगा. क्या हमेशा मैं मैक्सिमम वाला कंसीडर करूंगा, लैम्डा मैक्स कंसीडर करूंगा, क्योंकि लैम्डा जितना ज्यादा होगा कॉलम उतना लंबा होगा, स्लेंडर होगा, उतना लॉन्ग कॉलम होगा, पतला कॉलम होगा, ठीक है, वो बकलिंग में तुरंत फेल हो जाएगा, उसका बकलिंग स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा और उसका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा. सो लैम्डा ज्यादा, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा. सो क्रिटिकल लैम्डा का वैल्यू इन दोनों में जो हम डिजाइन के लिए यूज करेंगे वो कौन सा होगा, आर एक्स एक्स या आर वाई वाई, आर वाई वाई, सॉरी ये लैम्डा वाई. क्यों, क्योंकि उसके अबाउट मतलब लैम्डा वाई के अबाउट, लैम्डा वाई अगर हम लेते हैं जो कि मैक्सिमम है, ठीक है, तो मैक्सिमम लैम्डा लेंगे तो मेरा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगा. सो अगर मैं उस मेंबर को, जो भी मेंबर है उसको अगर मैं लैम्डा मैक्स के करस्पॉन्डिंग में डिजाइन कर देता हूं, तो उसमें तो लैम्डा मैक्स के करस्पॉन्डिंग अगर डिजाइन कर दिया तो ऑल अदर लैम्डा वैल्यू के लिए क्या वो सेफ हो गया, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम से सारे लैम्डा कम आएगा, है ना. किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, लैम्डा मैक्सिमम तो मैक्सिमम है. अब जो भी डिफरेंट अदर एक्सिस है, किसी भी एक्सिस के अबाउट लैम्डा निकालोगे तो उसके अबाउट डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, जिस वैल्यू के लिए आपने डिजाइन किया है, लैम्डा मैक्स के अबाउट जो क्रिटिकल वैल्यू, वो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसके लिए आपने डिजाइन कर दिया. ओके, तो अदर डिफरेंट एक्सिस में आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है परमिसिबल वो ज्यादा है, मतलब आपने अगर मिनिमम के लिए डिजाइन कर दिया, ओके, तो अदर डिफरेंट एक्सिस के लिए वो सेफ हो गया, है ना. तो जिस एक्सिस के अबाउट आपका बकलिंग स्ट्रेंथ कम है, उसी एक्सिस के अबाउट मेंबर को आपने डिजाइन कर दिया, उसी एक्सिस के अबाउट आपने क्रिटिकल लोड निकाला और उसी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करके आपने मेंबर को उसका मतलब मेंबर को डिजाइन कर दिया, कह दिया कि ये इसका लोड है, सेफ लोड, और इसी लोड के लिए हम डिजाइन करेंगे. तो क्या अब वो बकल होगा, वो कॉलम बकल होगा किसी भी एक्सिस के अबाउट? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने सबसे कमजोर वाले एक्सिस के लिए डिजाइन कर दिया है, तो और डिफरेंट एक्सिस जो होगा वो तो स्ट्रांग है ही. ओके, सो
बच्चों ध्यान रखने का गुरु मंत्र क्या, लैम्डा मैक्स जो निकलेगा, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट लैम्डा मैक्स निकलेगा वो एक्सिस का बकलिंग स्ट्रेंथ सबसे लो होगा, सबसे कमजोर, मतलब उसी एक्सिस के अबाउट आपका कॉलम जो है बकल करेगा, समझे क्या। और लैम्डा अगर ज्यादा तो परमिसिबल डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर विल बी लेस। ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, सब कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए स्लेंडरनेस रेशियो का जो बेसिक डेफिनेशन हम डिफाइन कर देते हैं लैम्डा, क्योंकि इसी वैल्यू को चूज करके हमको डिजाइन करना है, तो इसलिए हम डायरेक्टली डिफाइन कर देते हैं इसको एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, है ना, एंड इट इज नथिंग बट लैम्डा मैक्स। ओके, इट इज नथिंग बट क्या होगा ये, लैम्डा मैक्स। ओके, और लैम्डा मैक्स एक्सिस के अबाउट हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि बकलिंग स्ट्रेंथ इज लेस। बकलिंग स्ट्रेंथ, लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि बकलिंग स्ट्रेंथ इज वेरी लेस। समझ गए, जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिया था तो वाई वाई एक्सिस, ओके, और लैम्डा मैक्स जो होगा वो होगा आर वाई, सॉरी लैम्डा वाई, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ गए आप। तो यूलर क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए यूलर्स फॉर्मूला का, क्रिटिकल लोड का जो फॉर्मूला था पीसीआर इक्वल टू क्या, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। तो क्रिटिकल लोड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आई मिनिमम हम कंसिडर करेंगे। सो पीसीआर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं पाई स्क्वायर ई इंटू ए आर मिनिमम का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आई मिनिमम इक्वल टू डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इसको लिखा जा सकता है पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव बाई आर मीन का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। तो पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये लैम्डा मैक्स है, ओके, लैम्डा मैक्स स्क्वायर, ओके, बार बार नहीं बोलूंगा, बाय डिफॉल्ट समझ जाना, क्रिटिकल जहां भी आएगा वहां लैम्डा मैक्सिमम है, ओके। सो पीसीआर डिवाइडेड बाई ए मतलब लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे, पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा। सो लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी लैम्डा स्क्वायर, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्रिटिकल स्ट्रेस सिग्मा सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो आप इन दोनों फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला यूज करिए या फिर क्रिटिकल स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करिए। तो ये यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये निकाल रहा हूं, समझ गए। लॉन्ग कॉलम के लिए फॉर बकलिंग फेलियर वो सारे एजम्पशंस यहाँ वैलिड होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बोलना चाहता हूं, देखो ये जो अभी लैम्डा का कॉन्सेप्ट बताया मैंने स्लेंडरनेस रेशियो का, तो हमारे पास देखिए आरसीसी में भी कंप्रेशन मेंबर पढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी हम कंप्रेशन मेंबर अपन लोग पढ़ते हैं। तो आरसीसी में भी कुछ लैम्डा का वैल्यू है लॉन्ग कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए, जैसे 12 है ना, लैम्डा ग्रेटर देन 12 मतलब लॉन्ग कॉलम, लैम्डा लेस देन 12 मतलब शॉर्ट कॉलम, ठीक है। तो लॉन्ग कॉलम मतलब बहुत लंबा कॉलम, स्लेंडर कॉलम, पतला कॉलम, ओके, और वो जनरली बकलिंग में फेल होगा। शॉर्ट कॉलम जनरली क्रशिंग में फेल होता है। तो इस तरह का लैम्डा का वैल्यू आरसीसी में है। फिर लैम्डा का वैल्यू आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी है बहुत जगह पे, जैसे कंप्रेशन मेंबर के डिजाइन में बहुत लैम्डा का बहुत तरह का वैल्यू है। फिर टेंशन मेंबर के डिजाइन में भी बहुत तरह का स्लेंडरनेस का वैल्यू है। फिर स्टील में तो लैम्डा भरा हुआ है, तो स्टील में जहां जहां पे लैम्डा भरा हुआ है स्लेंडरनेस रेशियो का, जैसे बैटनिंग के लिए हम जब डिजाइन करते हैं, लेसिंग के लिए जब हम डिजाइन करते हैं, हर जगह लैम्डा का वैल्यू भरा हुआ है। तो सारे लैम्डा का वैल्यू को याद रखो, सारे लैम्डा का वैल्यू को याद रखो। और मैंने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो पढ़ाया है उसमें हर एक लैम्डे के वैल्यू को विथ लॉजिक एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है कि इसका लैम्डा इतना है,
तो क्यों है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं। तो बच्चा लोग मजे करिए, फुल मजा करिए। ओके, एक बार पढ़ लिया, दोबारा कहीं देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो ये ध्यान रखना, ये लैम्डा बहुत बड़ा चीज है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ओके, छोटा मोटा एग्जाम में तो लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेता है, छोटा मोटा क्या आईएएस का एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है लैम्डा का वैल्यू, गेट में भी पूछ लेगा भाई 1 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। या फिर गेट में 1 नंबर का अगर दे भी रहा है तो लैम्डा का वैल्यू निकलवा लेगा कोई कंडीशन दे के, समझे क्या। ओके, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी सब कुछ बता रहा हूँ ना, सब कुछ कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर आप लेक्चर बीच में छोड़ देते हो तो दिक्कत होगा। मतलब मैं जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसा, तो पार्ट 1 भी देखना है, पार्ट 2 भी देखना है, पार्ट 3 भी देखना है, तभी समझ में आएगा। और बच्चा लोग, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक मार देते हो, ठीक है, तो उसका रीजन कम से कम हमको दे देंगे कि क्यों डिसलाइक मार दिए, तो अच्छा होता है, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता हूँ। ऐसे तो मैं इग्नोर कर देता हूँ कि हाँ चलो भाई, बहुत तरह के लोग हैं, लाइक डिसलाइक कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अपने स्टूडेंट्स जो हैं, प्यारे स्टूडेंट जो अपने को डेडिकेटली फॉलो करते हैं, जो डिसलाइक करने वाले हैं वो अपने कोचिंग के तो नहीं होंगे, वो बाहर के कोचिंग वाले होंगे, वही लोग आते हैं डिसलाइक करते हैं। क्योंकि डिसलाइक का रेशियो भी, मतलब 100 लाइक है तो कोई 1 या 2 डिसलाइक कर दिया, तो जनरली वो डिसलाइक करता है, वो कोचिंग वाला सभी करता है, या फिर कोई जलनशील बच्चा। तो मैं एक तरह का एक सलाह देना चाहता हूँ, मेरे भाई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मन को शीतल बनाओ, एक लदा हुआ फल हमेशा झुका हुआ रहता है। ओके, तो झुकना सीखो, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। ऐसे बहुत तरह की कहावत हमारे पूर्वजों ने कह के गया है, तो वो सब सही है। अगर आप अज्ञानी हो तो छटपटाओगे, ज्ञानी हो तो आपका व्यवहार अलग हो जाएगा, समझदार होगे, कोई भी चीज बात करें शीतलता से बात करेंगे, समझ के, सोच समझ के जवाब देंगे, तो बहुत तरह के परिवर्तन आ जाती है। और ऐसे लोगों की पहचान होती है एज ए एसएससी जेई, एज ए आईएएस ऑफिसर, एज ए गेट रैंकर, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। ऑब्वियसली आप में वो छटपटीनेस नहीं है, और जिससे छटपटीनेस होता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, इधर उधर का मतलब समझ रहे हो ना, बीच वाला बन के रह जाता है, और अपना माथा पीटते रहता है जीवन भर कि मैंने क्या किया क्या किया। सो माइंड वॉश होने से बचो, अपना समझ खुद बनाओ। लाइक करते हो तो लाइक करते हो, ठीक है भाई, नहीं करते हो तो चैनल से चले जाओ, मत देखो वीडियोस को। ओके, इससे क्या होता है, देखिए, आप मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हमको फालतू में दुख कष्ट उल्टा पहुंचा रहे हैं, इससे हमको अच्छा नहीं लगता है। ओके, अगर डिसलाइक करते हैं, एक कहावत और है, निंदक नियरे राखिए जामे, है ना, वो इस चीज को मैं फॉलो करता हूँ। तो आप मेरे को कम से कम बता दिया करिए कि एक्चुअली क्या बात है। चलो भाई, सर नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, कम से कम भाई ये वो जो भी बोलना है, कम से कम कमेंट तो कर दो, रीजन क्या है, ताकि हम सुधार पाए इस चीज को, है कि नहीं। तो ये चीज थोड़ा इनका ध्यान रखिए दोस्त, ठीक है। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो ये देख लिया स्ट्रेस निकालना, आगे सीखते हैं भाई। एक नोट बता रहा हूं, ये नोट कैसे आया क्या आया उसको समझने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, छोटा छोटा टिक लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई कॉलम है माइल्ड स्टील का, सो माइल्ड स्टील कॉलम के लिए अगर लैम्डा का वैल्यू आप निकालोगे, जब इसका वैल्यू आ जाएगा 80, तो इसको फॉर माइल्ड स्टील, इसको क्रिटिकल लैम्डा का वैल्यू कहा जाता है। क्योंकि फॉर माइल्ड स्टील कॉलम, यदि आपका लैम्डा का वैल्यू इज इफ लैम्डा का वैल्यू इज लेस देन 80 फॉर माइल्ड स्टील कॉलम, माइल्ड स्टील का केवल बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो यूलर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो फॉर माइल्ड स्टील कॉलम, इफ लैम्डा वैल्यू is greater than 80, okay, then Euler's theory is applicable.
तभी आपका यूलर्स थ्योरी अप्लीकेबल होगा। ओके, यू कैन अप्लाई यूलर थ्योरी। समझे क्या? तो ये नोट को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये 80 का वैल्यू याद रखिएगा, 80 से नीचे नहीं कर सकते, 80 से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, ये जो लैम्डा है इसका कोई डायमेंशन होता है क्या, कोई यूनिट है क्या? नहीं, लैम्डा इज यूनिटलेस या फिर डायमेंशनलेस। कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलना है बच्चा लोग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हेडिंग बनाइए, मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या है, पहले इसको विजुअलाइज कर लीजिए। ये आपका एक कॉलम है, इस कॉलम पे आपने एक लोड अप्लाई कर दिया जिसका मैग्नीट्यूड है क्रिटिकल लोड के बराबर, पीसीआर। ठीक है, तो इस क्रिटिकल लोड को अप्लाई करने के कारण ये बात तो श्योर है ना कि कॉलम में बकलिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आपका कॉलम बकल कर गया। ठीक है, तो मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन क्या होता है, लेट्स सपोज इतना मैक्सिमम लैटरल साइड में ये डिफ्लेक्ट कर गया। तो इस ये जो ई मैंने लिखा, ये ई का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, इसी को कहते हैं मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन। अब ये जो मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन हुआ है, ये क्यों हुआ है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दैट क्रिटिकल लोड पीसीआर। अब उसके कारण भी क्यों? क्योंकि पीसीआर जब आपने अप्लाई किया, बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे डेवलप हुई है ना, बेंडिंग डेवलप हुई। अब उस बेंडिंग के कारण आपका मतलब मुड़ गया, समझे क्या? तो वो डिफ्लेक्ट कर गई। तो ये डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कितना है, ये हमको निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो, पीसीआर निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्रिटिकल लोडिंग पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आई मिनिमम, ठीक है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। ऐसे आपका पीसीआर निकल जाएगा क्या? ओके, अब देखो यार, यहाँ पे पीसीआर के कारण क्या डेवलप हुआ, एक बेंडिंग मोमेंट डेवलप हुआ क्या? ओके, तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पीसीआर, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू पीसीआर इक्वल टू कितना, हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू पीसीआर इंटू ई, लोड इंटू एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ई का रिलेशनशिप हमको मिल गया, यहां से हम ई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमको निकालना है। ठीक है, तो अब इनको रिलेट कैसे करेंगे, एक इक्वेशन में कैसे लेके आएंगे? तो देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का बात हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको एक फ्लेक्सर फॉर्मूला का यूज करना होगा, हमको फ्लेक्सर फॉर्मूला का यूज करना है, फ्लेक्सर फॉर्मूला। ओके, तो देखिए आपका जो भी क्रॉस सेक्शन था, लेट्स सपोज कि आपका क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर, इस तरह का क्रॉस सेक्शन था। ध्यान से सुनना बात को, ये मेरा वाई वाई एक्सिस, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में अबाउट वाई वाई एक्सिस ही बकलिंग स्ट्रेंथ कम होता है, तो ये बी। सो क्या होगा, आपका वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपका बकलिंग होगा या फिर बेंडिंग होगा। सो मेरा वाई वाई एक्सिस इस केस में न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा क्या? समझे क्या? वाई वाई एक्सिस मेरा इस केस में न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो देखो यार, अब तो फ्लेक्सर फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉलम पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं, तो कंप्रेशन मेंबर में ये जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये कहाँ तक हो सकता है, यील्ड स्ट्रेस तक का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है क्या, है ना, डिपेंडिंग ऑन दिस मूवमेंट का वैल्यू। ये मूवमेंट का वैल्यू कितना है, अभी आपने निकाला था पीसीआर इंटू ई, आपने बताया है। सो ये मूवमेंट का वैल्यू अगर इतना ज्यादा हुआ, ओके, कि मटेरियल में जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है सिग्मा,
आपके एक्सट्रीम फाइबर पे। एक्सट्रीम फाइबर इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका न्यूट्रल एक्सिस वाई वाई एक्सिस आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो एक्सट्रीम फाइबर ये सारे एक्सट्रीम फाइबर्स हो जाएंगे क्या, दिस विल बी योर एक्सट्रीम फाइबर। ओके, ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम फाइबर। तो जो आपका मटेरियल है इसके एक्सट्रीम फाइबर पे जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, सिग्मा वाई ड्यू टू मोमेंट पीसीआर इंटू ई। ठीक है, एट ये y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये y मैक्स हो जाएगा। तो y मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में, इक्वल टू b/2। इस केस के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो और कोई डिफरेंट केस में तो आपको सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस को आइडेंटिफाई करना होगा, वहां से फिर एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस क्या है वो होगा आपका y मैक्स। समझ रहे हो चीजों को। तो मैं यहाँ पे क्या बोला कि इस मूवमेंट के कारण आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना, सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना डेवलप हो सकता है, वो मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जा सकता है, सिग्मा वाई तक जा सकता है, उससे अधिक तो जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इन एक्चुअल क्या होगा, तो ये तो मैंने बताया ये बेंडिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला को कंसिडर करते हुए, लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा होगा, जैसे कि आपका ये कॉलम है, तो ये देखो ये कॉलम पे आपने एक लोड लगाया था, ठीक है, पीसीआर लोड लगाया था, तो दो इफेक्ट है यहाँ पर। ओके, मतलब मान लो कि इसका एक्सट्रीम फाइबर में आपका जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस हो रहा है, यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो रहा है। तो वो जो यील्ड स्ट्रेस हो रहा है इसके एक्सट्रीम फाइबर में, वो बेसिकली ड्यू टू दो रीजन हो रहा है। कौन कौन सा, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी प्लस बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस हम कहां से निकालेंगे, फ्लेक्सर फॉर्मूला से, फ्लेक्सर फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, फ्लेक्सर फॉर्मूला से। सो सिग्मा वाई जो हो रहा है मटेरियल में जो यील्ड स्ट्रेस पहुंच रही है वो बेसिकली क्यों पहुंच रही है, डायरेक्ट स्ट्रेस का इफेक्ट है, बेंडिंग स्ट्रेस का इफेक्ट। डायरेक्ट स्ट्रेस जैसे कि पीसीआर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉलम, है ना, मतलब सिग्मा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसीआर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस, ये अपने इसका एक कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, फिर बेंडिंग स्ट्रेस का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो दोनों को जब मिला देंगे तो जाके ये कॉम्बिनेशन आपका मटेरियल वो जो कॉलम है उसके एक्सट्रीम फाइबर पे, ठीक है, कॉलम के क्रॉस सेक्शन के एक्सट्रीम फाइबर पे जो स्ट्रेस होगा वो यील्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग पहुंच जाएगा। ये जनरल थ्योरी है, लेकिन यूलर थ्योरी में, इन केस ऑफ यूलर थ्योरी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि यूलर जो है वो नेग्लेक्ट करता है डायरेक्ट स्ट्रेस का इफेक्ट को, वो केवल बेंडिंग स्ट्रेस को कंसिडर करता है, डायरेक्ट स्ट्रेस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करता है। यूलर ओनली कंसिडर इफेक्ट ऑफ बेंडिंग। ठीक है, सो यूलर नेग्लेक्ट डायरेक्ट लोडिंग इफेक्ट, ठीक है, यूलर नेग्लेक्ट डायरेक्ट लोडिंग इफेक्ट। सो अगर यूलर डायरेक्ट लोडिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट करता है, वो केवल बेंडिंग इफेक्ट को कंसिडर करता है, तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि सिग्मा डी का वैल्यू लगभग आपका 0 हो गया, मतलब डायरेक्ट लोडिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं है, ये मान के चल लिया, सिग्मा डी का वैल्यू 0 हो गया। और मटेरियल इस क्रॉस सेक्शन का, सॉरी इस कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो एक्सट्रीम फाइबर है उसमें जो यील्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, इट इज ओनली ड्यू टू बेंडिंग। समझे, बेंडिंग मतलब वो जो मोमेंट हमने अभी कंसिडर किया m इक्वल टू पी सी आर इंटू ई, इस मोमेंट को आप टेंशन में और कंप्रेशन में रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है तो इसको बेंडिंग मोमेंट कैन बी रिजॉल्व इनटू टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्सेस, है ना। अब ये टेंशन या कंप्रेशन फोर्सेस ये यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो सकती है, तो वही चीज है। ओके, तो वही वो बेंडिंग स्ट्रेस का बात कर रहा है, ठीक है, कि मटेरियल के मतलब क्रॉस सेक्शन में, ओके, जो एक्सट्रीम फाइबर पे जो मटेरियल है उसमें जो यील्ड स्ट्रेस डेवलप हो रही है, अगर होगी भी तो वो बेंडिंग स्ट्रेसेस है। तो अगर ये बात हमको पता चल गया तो देखो यार, फ्रॉम फ्लेक्सर फॉर्मूला m by I मिनिमम इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग बाई y मैक्स हम लिखेंगे। सो
इसको रिजॉल्व करिए, पीसीआर इंटू ई डिवाइडेड बाय आई मीन इक्वल टू, अभी सिग्मा बेंडिंग को हमने क्या मान लिया, सिग्मा यील्ड, सिग्मा वाई बाई वाई मैक्स, समझे क्या। सो यहाँ से हमारा ई का वैल्यू निकल जाएगा इजीली, सिग्मा वाई इंटू आई मीन डिवाइडेड बाई वाई मैक्स इंटू पीसीआर। तो ये है मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू यूलर, और इसमें केवल बेंडिंग का इफेक्ट को कंसिडर किया है, केवल बेंडिंग का इफेक्ट। कैसे, मतलब क्रॉस सेक्शन के एक्सट्रीम फाइबर पे जो मटेरियल है उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस, वो बराबर हुआ यील्ड स्ट्रेस का। लेकिन यील्ड स्ट्रेस जो मटेरियल के फाइबर्स में डेवलप होगा, ये ड्यू टू बेंडिंग इफेक्ट प्लस डायरेक्ट लोडिंग इफेक्ट का, दोनों का कॉम्बिनेशन के कारण डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लोडिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू जो है उसको सिग्मा वाई कंसिडर कर लिया, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू को सिग्मा वाई कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से हमारा फ्लेक्सर फॉर्मूला को सॉल्व किए तो हमारा ई का वैल्यू निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू यूलर, ये जो फॉर्मूला निकला अकॉर्डिंग टू यूलर निकला मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल वैल्यू पूछ देगा, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल लैटरल डिफ्लेक्शन, लैटरल डिफ्लेक्शन, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये निकालना बहुत सिंपल होगा। कैसे, देखो हमको कुछ नहीं करना है, हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, E इक्वल टू, है ना। हम यहाँ पे अब एक्चुअल फॉर्मूला जो लिखेंगे हम ये लिखेंगे, हमने अभी क्या एज्यूम कर लिया था कि जो स्ट्रेसेस है इन एक्सट्रीम फाइबर, ओके, ड्यू टू मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू यूलर, क्योंकि वो डायरेक्ट स्ट्रेस के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हम सिग्मा बेंडिंग को सिग्मा बेंडिंग ही लिखते हैं, हम यील्ड नहीं लिखेंगे, इसको सिग्मा बी लिखेंगे इंटू आई मिनिमम डिवाइडेड बाई वाई मैक्स इंटू पीसीआर। ऐसा करेंगे तो निकल जाएगा। अब इसमें सिग्मा बेंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको एक इक्वेशन दिया था कि सिग्मा यील्ड जो है, यील्ड स्ट्रेस, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, ठीक है। तो जो लैटरल डिफ्लेक्शन होगा वो ऑब्वियसली ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ही होगा, तो आपको सिग्मा बी का वैल्यू चाहिए। तो ये इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सिग्मा डी कैलकुलेट कर लेंगे बाई पीसीआर डिवाइडेड बाई ए, ये कैलकुलेट कर लिया। सिग्मा वाई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इससे ये घटा देंगे तो हमको सिग्मा बी का वैल्यू निकल जाएगा। ये जो सिग्मा बी का वैल्यू निकला, इसको इस इक्वेशन में यहाँ पे यूज कर लेंगे। ई का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैटरल डिफ्लेक्शन, या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैटरल डिफ्लेक्शन, किसी भी तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक्चुअल वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन एक छोटा सा कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेगा, तो हमको कभी कभी आंसर करना है। बस ध्यान क्या रखना है, दो इक्वेशन, कौन सा, फ्लेक्सर फॉर्मूला तो कॉमन चीज है, सबको पता होगा। मूवमेंट कितना, m इक्वल टू पी सी आर इंटू ई, और इसी के कारण, ये मूवमेंट के कारण आपका लैटरल डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ई का। दूसरा इक्वेशन ये वाला, सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। यूलर के अकॉर्डिंग सिग्मा डी को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो यील्ड स्ट्रेस जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग के कारण ही हो रहा है। मटेरियल के एक्सट्रीम फाइबर में जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है यील्ड स्ट्रेस के बराबर का, वो बेंडिंग के कारण ही हो गया। ये मान के यूलर ने कैलकुलेट किया था, लेकिन एक्चुअल पूछे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैटरल डिफ्लेक्शन पूछे तो उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस का इफेक्ट को खत्म करना होगा, तो यील्ड स्ट्रेस से डायरेक्ट स्ट्रेस घटा देंगे, तो जो बाकी का स्ट्रेस बचेगा वो बेंडिंग स्ट्रेस बचेगा। तो उस एक्चुअल वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस यूज करेंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लैटरल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। समझ गए, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूला समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द सेफ कंप्रेसिव लोड ऑन ए hollow steel column of external and internal diameter 250 mm and 150 mm respectively
द कॉलम इज 7.5 मीटर लॉन्ग विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 4 लेना है एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस मटेरियल इज गिवन एज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। आपको क्या निकालनी है? सेफ कंप्रेसिव लोडिंग। तो सेफ कंप्रेसिव लोडिंग इक्वल टू क्या होगा? मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट में समझाया था आपको, क्रिटिकल लोडिंग डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये क्रिटिकल लोडिंग निकालना है। तो ये जो कॉलम है, लेट्स सपोज ये कॉलम इस तरह का है, ओके, हॉलो है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है लेकिन हॉलो है, ओके, इस तरह का है। अब इसमें क्या दिया है? एक एंड आपका फिक्स है और दूसरा एंड जो है उसमें हिंज कनेक्शन है, ओके। और इसका जो अनसपोर्टेड लेंथ है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट इज L अनसपोर्टेड इज इक्वल टू 7.5 मीटर, ओके। तो लेट्स सपोज इस पे हमको ये निकालनी है कि सेफ लोड क्या होगा, पी सेफ हम कितना अप्लाई कर सकते हैं। सो पी सेफ इक्वल टू सेफ कंप्रेसिव लोडिंग इक्वल टू P critical divided by your factor of safety. So what is P critical? Pi square EI minimum divided by L effective का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। I मिनिमम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, देखो ये क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है, तो आप कोई भी एक्सिस लो, सब एक्सिस सेम है इसका, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन जो है सिमेट्रिक है। किसी भी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक होता है, इसीलिए किसी भी एक्सिस के अबाउट आई निकालो, I1 I2 I3 कुछ भी निकालो, ठीक है। तो सारा आई आपका सेम होगा, I1 = I2 = I3 ... सेम, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रहा हो, समझे। तो आपका सारा का सारा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया सेम होगा। सो हमको बस आई मिनिमम मतलब इस हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का वैल्यू निकालना है। तो हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का वैल्यू क्या होगा? π/64 d एक्सटर्नल पावर 4 माइनस d इंटरनल पावर 4, है ना, क्योंकि सर्कुलर का क्या होता है πd4/64, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लो यहीं पर, π/64 इंटू 250 पावर 4 माइनस 150 पावर 4, कैलकुलेटर चलाइए, 166.9 इंटू 10⁶ mm4, ये इतना आ जाएगा। तो आई मिनिमम आपने निकाल लिया, ई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे पाइप पीसीआर निकालने के लिए? एल इफेक्टिव। तो डिपेंडिंग ऑन दिस सपोर्ट कंडीशन, जब हम देख रहे हैं एक तरफ फिक्स दूसरा तरफ हिंज, सो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 0.7 इंटू एल अनसपोर्टेड, है ना, या फिर 1/√2 एल अनसपोर्टेड, यही होगा आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू। सो सब कुछ मिल गया। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रिटिकल लोडिंग निकाल लेते हैं। तो पी क्रिटिकल पीसीआर इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 2 × 10⁵ इंटू 166.9 इंटू 10⁶। तो देखो सब कुछ हम mm में कंसिडर कर रहे हैं, तो नीचे भी mm में हम ले लेते हैं लेंथ को। तो 0.7 इंटू 7.5 करोगे कितना आ जाएगा समथिंग, ये 5303.30 mm होगा, इतना का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? इक्वल टू 11.71 इंटू 10⁶ न्यूटन, इतना न्यूटन हो गया आपका क्रिटिकल लोडिंग। सो पी सेफ इक्वल टू सेफ लोडिंग विल बी इक्वल टू क्रिटिकल लोडिंग PCR/4, मतलब 11.71 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 4, कितना हो गया ये? 2.9275 इंटू 10⁶ न्यूटन। So this is the safe amount of load which we can apply over this column, ठीक है। या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं P safe इक्वल टू क्या होगा? 2927
0.5 किलो न्यूटन, समझे क्या? ओके, क्योंकि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ न्यूटन होता है। दिस इज योर रिलेशनशिप। ओके, सो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो मेन रोल है इस इक्वेशन में, पीसीआर के इक्वेशन में आपका एक ही मेन रोल है, आई मिनिमम कैलकुलेट करना। यहाँ पे तो एक सिंपल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया था तो आई मिनिमम आप निकाल लिए इजीली। दूसरा मेन रोल क्या है? एल इफेक्टिव को देखना। तो एल इफेक्टिव विल डिपेंड ऑन सपोर्ट कंडीशन, आई मीन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यही दो कैलकुलेशन करनी होती है। तो उसके बाद आपका क्रिटिकल लोड निकल जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो उसे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्रिटिकल लोड निकल, मतलब सेफ लोड निकल जाएगा। समझ गए? तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। ए स्ट्रेट स्टील बार ऑफ 1.75 मीटर लॉन्ग, एक स्टील बार है 1.75 मीटर लंबा है, एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइज 20 mm इंटू 15 mm। अच्छा बच्चा लोग एक चीज को ध्यान रखना, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया ऑफ साइज इतना 20 mm इंटू 15 mm। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें से बी कौन सा है, डी कौन सा है? कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो देखिएगा, एरिया जब भी हम लिखते हैं बचपन से कैसे लिखते आ रहे हैं? बी इंटू डी लिखते आ रहे हैं क्या? तो इसका मतलब जो बी है ये है 20 mm और डी है 15 mm। तो इस फॉर्मेट में हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर वॉल्यूम में बात करेगा, वॉल्यूम जैसे कि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग सब में आता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, LBH या फिर LBD, है ना? तो पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला H, इस तरह से ध्यान में रखना है। तो यूजिंग यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ कॉलम निकालना है यूजिंग यूलर फॉर्मूला। और E का वैल्यू गिवन है, सिग्मा Y का वैल्यू गिवन है। दूसरा चीज पूछा है कि व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ E, E का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये भी निकालना है। तो यहाँ पे दो आंसर पूछे हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन सबसे पहले हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्मूला। तो मेरा जो फॉर्मूला है पहला, ओके, E इक्वल टू, सॉरी सिग्मा लिख दिया यहाँ पे, E निकालने का जो फॉर्मूला था, E निकालने का ये मेरा क्या था? सिग्मा Y इंटू आई मिनिमम डिवाइडेड बाई Y मैक्स इंटू PCR, ये हमारा फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? कौन कौन से वैल्यू चाहिए हमको? PCR का वैल्यू चाहिए, ठीक है? PCR का वैल्यू निकालेंगे तो उसमें I मिनिमम ऑटोमेटिकली निकालना पड़ेगा। फिर Y मैक्स का वैल्यू चाहिए, तो Y मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको न्यूट्रल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, मतलब किस एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही है ना? तो जिस एक्सिस के अबाउट आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कम होगा उस एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही होगी, है ना? तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका मेरा जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है B ज्यादा है एज कंपेयर टू D, ठीक है? इस तरह का मेरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। तो लेट्स सपोज दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, ओके? ये है B, ये है D। तो B इक्वल टू कितना दिया है? B इक्वल टू दिया है 20 mm और D इक्वल टू दिया है 15 mm, ओके? तो I निकालने का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। I मिनिमम, तो यहाँ पे 2 I निकालना होगा। देखो यार, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, 2 I निकालना होगा, मतलब IXX निकालना होगा एंड IYY निकालना होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखो, B इज ग्रेटर देन D, ठीक है? सो जब मैं निकालूंगा IXX तो मैं क्या निकालूंगा? D इंटू BQ/12, सॉरी IXX जब निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? B इंटू DQ/12। IYY जब निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? D इंटू BQ/12। तो मेरे को ये बताओ IXX और IYY में से कौन सा बड़ा होगा? IYY बड़ा होगा क्योंकि B इज ग्रेटर देन D। सो I मिनिमम इज माई IXX। सो बकलिंग विल बी अकर अबाउट XX एक्सिस, मतलब ये
एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बकलिंग होना है, मतलब एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग भी होगा। तो यही एक्स एक्स एक्सिस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। सो वाई मैक्स जो यहाँ पे यूज होगा, ये इसका वैल्यू कितना होगा, d/2 मतलब 15/2 7.5। ये मेरे एक्सट्रीम फाइबर्स हो गए। यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा वाई हो जाएगा, मान लो यही कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं आई वाई वाई क्यों निकालूंगा, डायरेक्ट आई एक्स एक्स निकाल देता हूँ, आई एक्स एक्स। सो आई मिनिमम इज माई आई एक्स एक्स विच इज इक्वल टू 20 into 15 cube by 12 equal to 5625 mm4। अब L इफेक्टिव, ठीक है, L इफेक्टिव क्वेश्चन में जो लेंथ गिवन है, किसी भी तरह का सपोर्ट कंडीशन गिवन नहीं है। क्वेश्चन में एक लेंथ गिवन है, सपोर्ट कंडीशन किसी भी तरह का गिवन नहीं है। सो जो लेंथ गिवन है उसी को हम L इफेक्टिव मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो L इफेक्टिव आपका कितना हो गया, 1.75 मीटर है, मतलब 1750 mm, ठीक है, 1750 mm। तो क्रिटिकल लोड PCR विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू 2 into 10⁵, आई मिनिमम 5625 बाई 1750 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल गया, 3625.56 न्यूटन। ये निकल गया आपका क्रिटिकल लोड, ओके। अब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो क्रिटिकल लोड हमने अप्लाई किया है, इस कारण से एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रही है, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या हो रहा है, PCR इंटू ई हो रहा है, ठीक है। और ये ई आपका मैक्सिमम है, ई मैक्स है, ओके। और इसी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के कारण जो एक्सट्रीम फाइबर है कॉलम का, उसके एक्सट्रीम फाइबर्स में जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम हो रहा है, करस्पॉन्डिंग टू यील्ड स्ट्रेस पहुंच जा रही है ना, ओनली ड्यू टू बेंडिंग, अकॉर्डिंग टू यूलर कॉन्सेप्ट, ओनली बेंडिंग इफेक्ट, ओके। तो ओनली बेंडिंग इफेक्ट को कंसिडर करते हुए हम सबसे पहले लैटरल डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूलर बड़ा सिंपल होते हैं ये सब चीज, बस कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान में रखा, पकड़ लिया तो हो गया। M/I मिनिमम इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग बाई वाई मैक्स, ठीक है। सो जब आपका वाई मैक्स, देखो ये वाई मैक्स में क्यों ले रहा हूँ, देखो यार, जब भी बेंडिंग होता है तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है ना ड्यू टू बेंडिंग, वो एक्सट्रीम फाइबर पे ही होता है सबसे पहले, है ना। न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस 0 होती है और एक्सट्रीम फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेसेस आपका मैक्सिमम होता है, ओके। सो हमको वाई मैक्स कंसिडर करना होता है। M का वैल्यू क्या है, PCR इंटू ई बाई आई मीन इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग को हमने मान लिया सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। सो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, E इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू आई मीन बाई वाई मैक्स इंटू PCR, ओके। सो पुट करिए वैल्यूज को, सिग्मा वाई कितना है 330 यील्ड स्ट्रेस इंटू आई मीन अभी निकाला था 5625, वाई मैक्स का वैल्यू कितना है 7.5 mm लेते हैं, 7.5 mm क्योंकि 15 mm था, तो इंटू फिर PCR अभी निकाला था 3625.56 न्यूटन। तो यहाँ से E इक्वल टू निकल जाएगा आपका 68.26 mm। तो ये निकला आपका मैक्सिमम लैटरल डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू यूलर। लेकिन हमको क्या पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ E, इसको निकालने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि हम सेम चीज यूज करेंगे। जो इक्वेशन मेरा होगा मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये कम हो जाएगी। अब ये कितना कम हो जाएगी, इसमें जो स्ट्रेस यूज करेंगे हम एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस यूज करेंगे सिग्मा बी, विच विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा डी, विच इज इक्वल टू 330 माइनस सिग्मा डी कितना है क्रिटिकल लोड। देखिए सिग्मा डी इक्वल टू PCR डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ए,
तो ये क्या हो गया 330 माइनस 3625.56 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 15। तो सिग्मा बी इक्वल टू क्या है, ये आ गया आपका 317.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम एग्जैक्ट बेंडिंग स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे, जो कि है इतना। तो उसमें पुट कर दीजिए, तो इक्वल टू सिग्मा पी इंटू आई मिनिमम डिवाइडेड बाई पी सी आर इंटू वाई मैक्स। ओके, ये कितना निकल जाएगा 317.91 इंटू 5625 डिवाइडेड बाई 3625.56 इंटू 7.5 65.76 mm। तो ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये थोड़ा सा यूलर के अकॉर्डिंग जो निकाले थे उससे कम आया। ये क्यों आया, इसका कम आने का रीजन वही डायरेक्ट स्ट्रेस का इफेक्ट को यूलर ने कंसीडर नहीं किया था ना, लेकिन अगर हम कंसीडर करेंगे तो फिर मेरा एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगा। अच्छा ये चीज देखो, अब एक चीज डायरेक्ट स्ट्रेस जो भी आ रहा है, अभी यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस जो भी आ रहा है, मतलब ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया क्या सिग्मा डी, ठीक है, ये सिग्मा डी जो हमने अभी कैलकुलेट किया डायरेक्ट स्ट्रेस, इसका मैग्नीट्यूड भी तो काफी कम है। देखो यार सिग्मा वाई था 330, 330 से आपने घटाया तो डायरेक्ट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी कितना आया, समथिंग 15-16, मतलब यहाँ पे मतलब 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना जनरेट हो रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो रहा है ना, इसलिए यूलर ने नेग्लेक्ट कर दिया था डायरेक्ट स्ट्रेस का इफेक्ट। समझे क्या, ये यूलर थ्योरी का एजम्पशन है एक तरह का, कि यूलर इसमें केवल बेंडिंग स्ट्रेसेस को कंसिडर किया है। ओके, आपका लॉन्ग कॉलम का एनालिसिस में, क्रिटिकल लोड के कैलकुलेशन में इन यूलर थ्योरी, और डायरेक्ट स्ट्रेसेस को उसने नेग्लेक्ट कर दिया था। समझे क्या, ठीक है। सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में सॉल्व करना है। हम CTQ मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएं, जिसमें हम सारा प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो ये चैप्टर नहीं था अपने वीडियो लेक्चर्स में, सो मैंने सोचा कि पहले इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, नहीं तो मैं तो CTQ ही चला रहा था। ओके, तो अब ये यूलर थ्योरी, ये सब कंप्रेशन मेंबर का सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब हम CTQ ही चलाएंगे, ठीक है। अब कोई कॉन्सेप्ट आपका सोम से आएगा नहीं, फिर जो चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट आना है उसको देखेंगे। ओके।